करें स्टार्ट। चलिए, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेनफेड एग्रीकल्चर के नाम से, ठीक है। पहली चीज क्लियर है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हमने देखा, कंसिस्ट ऑफ क्रॉप डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। इसमें आपको ध्यान रखना है कितनी रेनफॉल होती है, कितना ग्रोविंग पीरियड होता है, क्या यहाँ के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, क्या क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं, कौन से जोन या कौन से एरिया के अंदर ये तीनों फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया कि एक और क्लासिफिकेशन है जो कि एक इंस्टीट्यूट है यूनेस्को करके, उन्होंने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन मेनली 2 पार्ट्स में किया है। कौन कौन सा? ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, इनके भी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात किया था कुछ इसके एरिया एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो हमने कहा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर फॉलो की जाती है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। कितने परसेंट पार्ट पर? 80% पार्ट पर। 20% पार्ट पर कौन सी? इरिगेटेड एग्रीकल्चर। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है इंडिया के अंदर, कितना? इंडिया के अंदर जो है वो फर्स्ट पहले से, मतलब भारत का विश्व में पहला स्थान है किसमें? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर। इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में किसका? राजस्थान का। फिर इंडिया के अंदर हमने कहा कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना होता है? 329 या 328.9 मिलियन हेक्टेयर होता है। उसके बाद हमने कहा कि इस 328.7 या 9 मिलियन हेक्टेयर का 143.8 मिलियन हेक्टेयर क्या है? नेट कल्टिवेटेड एरिया है या एग्रीकल्चर जहां पर फॉलो किया जाता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है केवल 43.8 मिलियन हेक्टेयर पर, जबकि 100 मिलियन हेक्टेयर पर क्या हमारा? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। क्या है? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। फिर 100 मिलियन हेक्टेयर को भी हमने यूनेस्को के अकॉर्डिंग 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक हमारा ड्राईलैंड फार्मिंग और एक हमारा रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। ड्राईलैंड फार्मिंग में कितना था? 34.5 मिलियन हेक्टेयर। रेनफेड फार्मिंग में कितना था? 65.5 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। बेसिक चीजों के बारे में बात किया, फिर हमने प्रोडक्शन से कुछ डाटा की बात की, ठीक है। इसके बाद में हम आए थोड़ा सा ड्राई स्पेल के बारे में हमने बात किया कि ड्राई स्पेल क्या होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि रेनलेस पीरियड बिटवीन दी 2 रेनफॉल, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई स्पेल कहा जाता है। हेवी सोइल के अंदर कितने दिन के अगर रेनलेस पीरियड होगा तो 15 डेज। अगर हम लाइट सोइल की बात करें तो 10 डेज। फिर उसके बाद हमने एक रेनी डे के बारे में बात किया था। रेनी डे क्या होता है कि जब 24 आवर्स के अंदर मोर देन 2.5 mm अगर रेनफॉल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेनी डे कहा जाता है। रेनी डे के साथ एक और टर्म मैंने आपको बताया था, क्रॉप रेनी डे। क्रॉप रेनी डे का मतलब क्या है कि 24 आवर्स में मोर देन 5 mm बारिश हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रेनी डे। अगर आपके पास में कुछ स्पेस अगर खाली हो कहीं, या फिर एक पेज लास्ट में कुछ पॉइंट्स देख लीजिए जो हमने छोड़ दिए हैं। एक क्वेश्चन आपसे जो है वो फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर हम बात करें रेनी डे के बारे में, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि एक दिन में 2.5 mm से अगर ज्यादा बारिश होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेनी डे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया में कितने नंबर ऑफ रेनी डेज होते हैं? नंबर ऑफ रेनी डेज, तो याद रखना है कितने हैं? 130 डेज क्या होते हैं? रेनी डे, ठीक है। 1 ईयर के अंदर कितने रेनी डेज होते हैं? 130 दिन, यानी 365 में से 130 दिन ऐसे होते हैं जब होने वाली बारिश कितने mm से ज्यादा होगी? 2.5 mm से ज्यादा होगी। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर नंबर ऑफ रेनी डेज कितने होते हैं, तो याद रखना है 130 डेज। क्लियर हुआ? इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर जो है इफेक्टिव रेनी डेज कितने होते हैं? इफेक्टिव रेनी डेज का मतलब होता है, याद रखना, ये 75 होते हैं। कितने होते हैं? 75। देखो, नंबर ऑफ रेनी डेज और इफेक्टिव रेनी डेज में क्या अंतर है? वर्ड क्या लग रहा है यहाँ पर? इफेक्टिव। जैसे मान लीजिए हमारा फील्ड है और इस फील्ड पर कोई क्रॉप हमने ग्रो कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा रखा है? क्रॉप ग्रो कर रखा है। यहाँ से क्या होगा? रेनफॉल हो रहा है। मान लीजिए होने वाली बारिश जो है कितने mm से ज्यादा है? 2.5 mm से ज्यादा है, तो इसे तो हमने क्या कहा? रेनी डे। क्लियर हुआ? लेकिन इस रेनी डे का वाटर का यूटिलाइजेशन किसके द्वारा किया जाएगा? क्रॉप प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनी डे। मतलब 365 में से 130 दिन तो ऐसे थे जब होने वाली बारिश 2.5 mm से क्या थी? ज्यादा थी। लेकिन इन 130 दिनों में से 75 दिन ऐसे होते हैं जब क्रॉप प्लांट उस वाटर का क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं। इस वजह से उन दिनों को क्या कहा जाता है? इफेक्टिव रेनी डेज कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेनी डे क्या होता है? पहली चीज क्लियर है, रेनी यानी 2.5 mm से ज्यादा एक दिन में बारिश हो। क्रॉप रेनी डे का मतलब है 5 mm से ज्यादा बारिश हो 24 आवर्स में। नंबर ऑफ रेनी डेज का पूछा जाए तो 130 डेज होते हैं।
अगर इफेक्टिव रेनी डेज का पूछा जाए तो 75 डेज होते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? एक बार ये 2 पॉइंट लिख लो आप, जहां रेनी डे लिखा वहीं लिख सकते हो। गुड इवनिंग रामजश। एक बार ये दो पॉइंट लिखो फटाफट, लिख लिया ये? चलिए, फिर उसके बाद में हमने कल की क्लास में बात किया था कि ड्रॉट क्या होता है। ठीक है, ड्रॉट से पहले हमने ड्राई स्पेल के बारे में बात किया। रेनलेस पीरियड बिटवीन दी टू रेनफॉल क्या कहलाता है? ड्राई स्पेल कहलाता है। जब ये ड्राई स्पेल प्रोलोंगेड होते हैं, यानी लंबे समय के लिए होते हैं, यानी दो रेनफॉल के बीच में जो है लंबा समय आ जाता है, लंबा गैप आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट कहा जाता है। ड्रॉट से पहले भी हमने स्ट्रेस के बारे में बात किया। स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करना क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया कि वाटर की अगर ज्यादा पानी होगा फील्ड के अंदर तो वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट करेगा। वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर होगी तो एरेशन प्रभावित होगा। एरेशन होगा तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन नहीं होगा, है ना, सारी चीजें। फिर अगर मान लीजिए वाटर की स्ट्रेस कंडीशन है, मतलब अगर मॉइस्चर डेफिशिएंट कंडीशन है तो नमी नहीं होगी, तो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, मास फ्लो नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो हमने ये भी टर्म यूज किया था कि मिड डे में क्या होता है, जब सनशाइन ज्यादा होता है तो इवापोट्रांसपायरेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं और मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो उस कंडीशन के अंदर प्लांट जो है वो क्या चला जाता है? टेम्पररी विल्टिंग कंडीशन में चला जाता है, जिससे हम इंसिपिएंट विल्टिंग बोलते हैं। दिन के समय डिप्रेशिएशन हो रहा है इसलिए मिड डे डिप्रेशिएशन कहा जाता है या टेम्पररी विल्टिंग कहा जाता है। यहां तक क्लियर था? फिर हमने ड्रॉट के बारे में बात किया था। ड्रॉट क्या होता है? इट इज द प्रोलोंगेड ड्राई स्पेल, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट कहा जाता है। ड्रॉट की अगर सीवियर फॉर्म की हम बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेमाइन बोलते हैं। फेमाइन के प्रिक्यूर्सर की अगर हम बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉट कहा जाता है। ये चीज क्लियर थी? फिर ड्रॉट के अंदर हमने कल क्लासिफिकेशन किया था कि ड्रॉट को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन नेचर एंड ड्यूरेशन के बेसिस पे, जिसके अंदर हमने चार चीजों की यूज किया था, PSCI, यानी आपका परमानेंट, सीजनल, कॉन्टिजेंट और इनविजिबल ड्रॉट। परमानेंट ड्रॉट कहां होता है? जहां पर एरिड कंडीशन होगी, यानी डिजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। क्लियर है? फिर उसके बाद में हमने बात किया सीजनल। सीजनल आपके सेमी एरिड में होगा। ठीक है। कॉन्टिजेंट मतलब एबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल की वजह से होगा, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड के अंदर होगा। इनविजिबल ड्रॉट आपके कहां होगा? ह्यूमिड के अंदर होगा। ये वाली चीज क्लियर थी? उसके बाद सेकंड टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ यूजर। यूजर की बात करने से पहले ड्रॉट की एक और डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। ड्रॉट की डेफिनेशन कहीं अगर जगह खाली हो आपके तो लिख लेना। An extended period of deficit rainfall compared to normal rainfall of that। ड्रॉट की एक और डेफिनेशन अगर कहीं आपके स्पेस खाली हो या ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, कॉपी के वहां पर लिख लेना ड्रॉट की डेफिनेशन। एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डेफिशिएंट रेनफॉल कंपेयर टू नॉर्मल रेनफॉल ऑफ दैट रीजन, यानी एक विशेष क्षेत्र में जो सामान्य बारिश हुआ करती थी उस सामान्य बारिश में क्या हुआ? डेफिशिएट हुआ। ठीक है। कहां तक? एक्सटेंडेड पीरियड, यानी एक लंबे समय तक कम बारिश हुई है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो वहां पर सामान्य बारिश हुआ करती थी उसमें। ड्रॉट एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डेफिशिएंट रेनफॉल कंपेयर टू नॉर्मल रेनफॉल ऑफ दैट रीजन, यानी एक विशेष क्षेत्र में जो नॉर्मल बारिश हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई है, कहीं लंबे समय तक बारिश जो है वो कम हुई है। ठीक है। एन एक्सटेंडेड पीरियड यानी लंबे समय तक, डेफिशिएंट रेनफॉल यानी बारिश में क्या हुई है? कमी हुई है, कंपेयर टू तुलनात्मक रूप से टू नॉर्मल रेनफॉल ऑफ दैट रीजन, उस विशेष क्षेत्र की जो सामान्य बारिश हुआ करती थी उसके तुलनात्मक रूप से। क्लियर हुआ? इसे भी हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है। कल हम क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और नेचर के बेसिस पे। क्लियर है? सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? यूजर के बेसिस पे। ठीक है। यूजर के बेसिस पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे IMD के अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर ड्रॉट को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, एक बार इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजी। देखो, अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजी को समझने से पहले मैं आपके सामने दो वर्ड लिखता हूं।
दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या आपको? जो दो वर्ड बोर्ड पे लिखे हैं इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक है आपका मेट्रोलॉजी, क्या है? मेटेरोलॉजी, और एक क्या है? मीटियोरोलॉजी, ठीक है। तो हमारा जो मौसम विज्ञान है वो क्या है? फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है? कौन सा है बताइए एक बार, कौन सा है? कौन सा है? चलिए, इन दोनों वर्ड का ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। दोनों कौन से वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। कैसे पता लगाया? पीछे क्या आ रहा है? लोगस आ रहा है, क्लियर है। अगर हम इस वर्ड की बात करें तो ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का है। किन दो शब्दों से लिया गया है? मीटियोरोज प्लस लोगोस, ठीक है। मीटियोरोज का मतलब होता है हाई इन द स्काई, क्या होता है? हाई इन द स्काई। लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, क्लियर हुआ, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्काई, ठीक है। ये जो है भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आकाश का अध्ययन किया जाता है, यानी एटमॉस्फेयर की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। अभी केवल आप ये समझिए कि मीटियोरोलॉजी वह है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? एटमॉस्फेयर का स्टडी करते हैं, केवल ये चीज याद रखना है, ठीक है। सेकेंड टर्म है आपका मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी जो है साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, ये हो जाएगी आपकी साइंस ऑफ, या हम बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लियर हुआ क्या? हमें इस चीज को जानने के पीछे रीजन ये है कि मीटियोरोलॉजी जो है वो कौन सा वाला है? मौसम विज्ञान वाला कौन सा है जिसके अंदर METEO मीटियोरोलॉजी आया, जबकि मेटेरोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ मेजरमेंट होता है। क्लियर हुआ क्या? ये चीज समझ में आई क्या? दोनों वर्ड में डिफरेंस पता लगा? हम वापस आते हैं क्लासिफिकेशन पे। अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजी, क्या ये वही है क्या मीटियोरोलॉजी मौसम विज्ञान वाला? वही है ना भाई। एक तो मैंने आपको बताया मेटेरोलॉजी, जिसके अंदर किसका स्टडी किया जाता है? साइंस ऑफ मेजरमेंट का। ये क्या है? मीटियोरोलॉजी, ठीक है। एक आपने इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, IMD, नाम सुना है क्या? IMD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कौन बताएगा? क्या है? इंडियन है या इंडिया है? क्या लिखें, इंडियन या इंडिया? इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके AAO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 27 मई 2022 को, ठीक है। कि IMD की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडिया जैसे हमने बताया ना, एक मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो हमें क्या याद रखना है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो IMD सबसे पहले जो है कहां पर? 1875 में कहां बना था? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता से 1905 में ये ट्रांसफर हो गया था शिमला में, ठीक है। शिमला से 1928 में जो है पुणे महाराष्ट्र, और 1944 में जो है ये कहां पर है? और प्रेजेंट टाइप पर भी कहां पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है। क्लियर है क्या? ये आपके IMD के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। IMD की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कब स्थापना हुई थी? 1875 में। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। फिर ट्रांसफर कहां हुआ? शिमला में। कब? 1905 में। फिर कहां पर गया? पुणे में। कब? 1928 में। 1944 में कहां ट्रांसफर हुआ? दिल्ली में। अभी कहां पर है? दिल्ली में। क्लियर हुआ क्या? तो क्वेश्चन पूछा गया था सुपरवाइजर का जो 2018 वाला पेपर हुआ था उसमें कि IMD पहली बार कहां स्थापित किया गया था? तो याद रखना है कहां है? कलकत्ता। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कहां पर स्थापित किया गया था या कहां पर स्थापित है, ठीक है। कहां पर स्थापित किया गया था तो राइट आंसर क्या जाएगा? कलकत्ता। कहां पर स्थित है तो कहां जाएगा? दिल्ली। ये चीज क्लियर है क्या? ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ड्रॉट का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग? मीटियोरोलॉजी के अकॉर्डिंग ड्रॉट का क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है
यदि मान लीजिए जो लॉन्ग टर्म रेनफॉल होती है, लॉन्ग टर्म एवरेज रेनफॉल होती है, उसमें कितने परसेंट की डिफिशियंसी हो जाए, 25% की डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है, 25% की डिफिशियंसी हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, नॉर्मल मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। यदि लॉन्ग टर्म एवरेज जो रेनफॉल का है उसमें डिफिशियंसी 26% से ज्यादा और 50% से अगर कम हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। थर्ड नंबर आपको याद रखना है, यदि होने वाली डिफिशियंसी कितने परसेंट से ज्यादा हो, मोर देन 50% से ज्यादा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, सीवियर मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, तो वर्ल्ड में जो एवरेज रेनफॉल होता है वो कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 1000 मिलीमीटर। अगर मान लीजिए होने वाली बारिश जो है हमें कितनी हुई, 750 हुई, तो 1000 में कितने परसेंट की कमी हुई, 25% की कमी। तो इस वाले ड्रॉट को क्या कहा जाएगा, नॉर्मल मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाएगा। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए बारिश जो है वो 750 से कम और 500 से अगर ज्यादा होती तो इसे क्या कहा जाता, मॉडरेट मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता। यदि मान लीजिए बारिश जो है वो कितने से कम होती, 500 से कम होती, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीवियर मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता। केवल आपको याद रखना है कि जो आईएमडी था, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसने लॉन्ग टर्म एवरेज जो रेनफॉल होती है उसमें कितना परसेंट की कमी होती है उसके बेसिस पे ड्रॉट का क्लासिफिकेशन किया है। और उसमें भी कितने तरीके से, 3 तरीके से। पहला कौन सा है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि जितनी रेनफॉल होती है, जितनी एवरेज रेनफॉल होती है उसमें कितने परसेंट की कमी होगी, 25%। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए जैसे 100 बारिश होती है तो नॉर्मल मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कब बोलेंगे, जब होने वाली बारिश कितनी हो, केवल 75 हो, तो उस ड्रॉट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कहेंगे। ठीक है। यदि होने वाली बारिश 50 से ज्यादा और 75 से कम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाएगा। और होने वाली बारिश अगर मान लीजिए 50 से भी कम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीवियर मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या। ड्रॉट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजर की जब हम बात करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजी। पहली चीज आपको याद होना चाहिए कि मेटेरोलॉजी क्या होता है और मीटियोरोलॉजी क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। मीटियोरोलॉजी की आपको स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्मल मेटेरोलॉजी की जगह मेटेरोलॉजी दे दिया होगा और कहीं नॉर्मल मीटियोरोलॉजी दे दिया होगा, तो आपको वर्ड पर पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो तैयारी सब करते हैं, इन डेप्थ अगर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको टर्म का भी पता होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मीन होता है, ठीक है। तो हमने यूजर के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन देखा अकॉर्डिंग टू आईएमडी या अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजी। आईएमडी की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना 1875 में कलकत्ता में हुई, 1905 में पुणे में शिमला में ट्रांसफर किया गया, 1928 में पुणे में और 1944 में दिल्ली में। अभी वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली के अंदर। इसने जो है ड्रॉट का एक क्लासिफिकेशन दिया है और उस ड्रॉट के क्लासिफिकेशन में कहा कि यदि होने वाली जो एवरेज रेनफॉल है उसमें 25% की कमी होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। होने वाली जो एवरेज बारिश है किसी क्षेत्र में उसमें यदि डिफिशियंसी 25% से ज्यादा और 50% से अगर कम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। और डेफिशिएंसी अगर मोर देन 50% होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीवियर मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाएगा। क्या ये क्लियर है क्या आप सब लोगों को। चलिए एक बार हेडिंग डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट। यूजर के अंदर सबसे पहला लिखो फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजी। यूजर के अंदर भी पहला लिखना अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजी। एक बार ये लिख लो, आईएमडी के बारे में लिख लो। आईएमडी जिसकी फुल फॉर्म इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है, 1875 में कलकत्ता में था। कलकत्ता, कोलकाता, जिस तरीके से बंबई को मुंबई बोला जाता है ना।
आईएमडी की फुल फॉर्म लिखना, याद रखना ये इंडियन नहीं है, क्या है? इंडिया, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। किसकी? शिमला। अठारह सौ पिछहत्तर में कलकत्ता में, 1905 में शिमला में, 1928 में पुणे महाराष्ट्र में, और 1944 में दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम पर भी कहाँ है? दिल्ली में। लिखा ये? लिखो लिखो। लिखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना नॉर्मल मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, नॉर्मल मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, इसमें लिखना। पेपर हार्ड मत बनाना हमारा भाई, पेपर तो बन गया, कल ही बन गया सैटरडे तक का। कोई ना, पेपर हार्ड नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल टर्म को ध्यान रखना, ठीक है। एक बार ये लिखो नॉर्मल मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, इसमें लिखना 25% डिफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज रेनफॉल। समझ में आ गया इस लाइन का मतलब? सेकंड लिखना मॉडरेट मीटरोलॉजिकल ड्रॉट 26% टू 50%, ये पीछे वाली लाइन लिख लेना, डिफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज रेनफॉल। सीवियर मीटरोलॉजिकल ड्रॉट में मोर देन 50% डिफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज रेनफॉल। लिख लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया क्या? एक बार बताना। लिखो लिखो, आराम से लिखो। लिख लिया भाई? ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया, चलो ठीक है। इसके बाद में लिख लिया भाई दियाराम? हैं? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? ये दो चीजें भी आप लिख लो, है ना? लिख लो, अगर आपको लगे नहीं, जिसको याद हो वो मत लिखो, जिसको याद नहीं है वो लिख लो, ठीक है। तुम्हारे नज़ारे थोड़े सही नहीं है यार, नज़ारे सही नहीं है तुम्हारे, बेचारे को परेशान करते रहते हो तुम। हैं? थर्ड वाला क्या है? कौन सा थर्ड वाला रामजेश? मेटेरोलॉजी, साइंस ऑफ मेजरमेंट, मीटियोरोलॉजी ग्रीक वर्ड, मीटियोरोज प्लस लोगोज, मीटियोरोज मतलब हाई इन द स्काई, लोगोज मींस टू स्टडी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर।
अच्छा, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलोगे तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। है दिशा नहीं है, अब वो तो दिशा भावना जो भी है तुम जानो, ठीक है। लिख लिया क्या? चलो सेकंड हम बात करते हैं बेस्ड ऑन यूजर के बेसिस पे। अरे यार लिखो भाई रामजस फटाफट। देखो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम रेनफॉल की बात करें तो एवरेज रेनफॉल करके आप डाल लीजिएगा, एवरेज रेनफॉल, ठीक है। वैसे ये पूरा हम जो है वेदर और क्लाइमेट वाला जो पार्ट पढ़ेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी, उसके अंदर हम कवर करेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। वर्ल्ड में जो है 1000 मिलीमीटर होती है, इंडिया में जो है 1194 मिलीमीटर है, और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कई बुक्स के अंदर 564 दिया हुआ है और कहीं 575 दे रखा है। आप एक बार 564 mm याद रखिएगा, ठीक है। ये इंडिया में जो है वो 1194 मिलीमीटर होती है। इसमें ये अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, एक बार आप 564 mm लिखो, ठीक है। इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, लिख लिया क्या? ये लिखो जल्दी। चलो एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन है, 25 में से 25 राइट करोगे या 24 राइट करोगे? 25। चलो जो 25 क्वेश्चन राइट करेगा उसको मेरी तरफ से कुछ विशेष दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, लिख लिया क्या? चलिए सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन यूजर में। एग्रीकल्चर ड्रोट, ठीक है। एग्रीकल्चर ड्रोट की जब मैं बात करता हूं तो देखो एक बार सुनना, उसके बाद में लिखेंगे। रेनफॉल हुई है, ठीक है, बारिश हुई है, लेकिन जो क्रॉप रूट जोन है उसमें सोइल मॉइस्चर इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो क्रॉप की ईटी डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो उस ड्रोट को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर ड्रोट कहा जाता है, ठीक है। इनसफिशिएंट मॉइस्चर टू कंप्लीट द डिमांड ऑफ evapotranspiration of the crop plant. This situation create moisture stress condition in the soil and known as agriculture drought. एग्रीकल्चर ड्रोट का मतलब क्या होता है कि बारिश होने के बाद भी सोइल मॉइस्चर के अंदर इतना नमी नहीं होता है, इतना मॉइस्चर नहीं होता है जो क्रॉप प्लांट की ईटी डिमांड को, यानी evapotranspiration जो डिमांड है, जो मांग है, उसको फुलफिल कर सके। तो इससे जो सोइल के अंदर जो ड्रॉट कंडीशन अपीयर होती है, जो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन डेवलप होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहा जाता है। क्लियर हुआ क्या? एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब क्या है कि रेनफॉल हुआ है, क्रॉप रूट्स, देखो दो टर्म होता है, एक आपने सुना होगा सोइल डेप्थ और एक होता है क्रॉप रूट जोन डेप्थ। दोनों में क्या अंतर है? एक होता है सोइल डेप्थ और एक होता है क्रॉप रूट जोन डेप्थ। सोइल डेप्थ का मतलब क्या होता है कि कितनी डेप्थ तक हमने टिलेज इंप्लीमेंट को चलाया है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोइल डेप्थ। क्रॉप रूट जोन डेप्थ का मतलब ये होता है कि सोइल डेप्थ जितनी थी उसमें कितनी डेप्थ तक हमारी रूट पेनिट्रेट की है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रूट जोन बोलते हैं। तो होता क्या है एग्रीकल्चर ड्रॉट में कि जो क्रॉप का जो रूट जोन होता है उसके अंदर इनसफिशिएंट सोइल मॉइस्चर है जो कि ईटी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती है, और इसकी वजह से जो ड्रॉट कंडीशन डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहा जाता है। समझ में आया क्या? एग्रीकल्चरल ड्रॉट किसे कहा जाता है? ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर का है आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल क्या होता है पहले ये बताइए, हाइड्रोलॉजी क्या होता है? हाइड्रोलॉजी क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ हाइड्रोलॉजी? ठीक है, हाइड्रोलॉजी जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जनरल सर्कुलेशन ऑफ
ऑफ वाटर थ्रू एटमोस्फियर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? आपका हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है कि जो पानी है उसका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में जो सर्कुलेशन होता है, जो गमन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मॉइस्चर अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, जब ज्यादा है तो जाहिर सी बात है किसके रूप में नीचे आएगी? रेनफॉल के नीचे आएगी। वो कहां पर आ गई? आपके लिथोस्फीयर पर आ गई। लिथोस्फीयर से इवेपोरेशन लॉसेस होंगे और कहां चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में। या एक्सेस अगर अमाउंट में रेनफॉल हो गया है तो वो रन ऑफ के रूप में रिवर्स में जाएगी, लेक्स में जाएगी, रिवर से जो है वो आपके समुद्र में जाएगी, मतलब कहां जाएगी? आपके हाइड्रोस्फीयर में जाएगी। तो इन तीनों स्फीयर के बीच में जहां पर मैटर तीन फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसके बीच में वाटर का सर्कुलेट होना क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी कहलाता है। ये चीज क्लियर हुई क्या? अब यहाँ पर है आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट को एक सिंपल मीन में हम ये समझ सकते हैं कि बारिश कम हुई है और बारिश कम होने की वजह से जो हमारा सरफेस वाटर था, उसमें क्या हो चुका है? कमी हो चुकी है, वो डिप्लीट हो चुका है। जैसे मान लीजिए बारिश जब कम होती है तो जो भी हमारे नदियां होती है, झीलें होती है, या तालाब होते हैं, या कुएं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। मतलब सरफेस वाटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब सरफेस वाटर कम होता है तो जितने भी हमारे रिसर्वोयर होते हैं, रिसर्वियर या जलाशय जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। इस प्रकार के ड्रॉट को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट केस होगा कि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में केवल एक माइंडसेट याद रखना है कि जब रेनफॉल कम होगी तो सरफेस वाटर जो है, सतही जल जो है वो डिप्लीट होगा, उसमें कमी होगी। जब सतह वाटर, सरफेस वाटर कम होगा तो जितने भी हमारे रिसर्वोयर होंगे, चाहे वो रिवर हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, वो सब क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई? इसके बाद में दो तीन टर्म और है आपके, वो याद रखना है। 4 नंबर का हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट का मतलब क्या है कि वायुमंडल में ही क्या हो चुका है? सूखा पड़ चुका है। इसका मतलब क्या है कि जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी तो क्या है? ज्यादा है। लेकिन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के साथ साथ यहां पर कौन सी विंड चल रही है? हॉट और ड्राई विंड चल रही है। जब हॉट या ड्राई विंड चलेगी तो जाहिर सी बात है इस ह्यूमिडिटी में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और इस कमी को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक ड्रॉट कहा जाता है। क्लियर हुआ क्या? वायुमंडल के अंदर ड्यू टू द कॉज ऑफ हॉट एंड ड्राई विंड, atmospheric humidity is the decline. This condition known as a atmospheric drought. क्लियर हुआ क्या? वायुमंडल में हॉट और ड्राई विंड चलने की वजह से जो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता होती है उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और उस आर्द्रता में कमी होने की वजह से जो ड्रॉट कंडीशन डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। आप सभी के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड विंड? एयर और विंड में क्या अंतर है? हवा और वायु में क्या अंतर है? एयर होती है जो गैसेस की फॉर्म होती है, और विंड जो, वेरी गुड। देखो एयर और विंड में डिफरेंस इस बात का है कि मान लीजिए जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जब वर्टिकल मूव करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? एयर कहा जाता है। लेकिन ये गैसेस के मॉलिक्यूल जब किस तरीके से मूव करें? हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विंड कहा जाता है। ठीक है, विंड क्या हुआ? इट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द गैसेस from one direction to another direction is known as a wind, while the vertical motion of the gases is known as a air. एयर भी हो सकता है, एयर करंट भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो याद रखना है विंड किसे बोलते हैं? जब गैसों के अणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप में प्रवाह होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? विंड कहा जाता है। लेकिन वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवाह होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एयर करंट कहा जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या? चलिए, इसके बाद में दो ड्रॉट और हैं जो आपको याद रखना है। एक होता है आपका इकोनॉमिक ड्रॉट, और एक होता है आपका, वेरी गुड, कौन सा है? फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। देखो इकोनॉमिक ड्रॉट और फिजियोलॉजिकल ड्रॉट में डिफरेंस किस बात का है? इकोनॉमिक ड्रॉट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? मासिन राम, चेरापूंजी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है।
लेकिन वहां पर वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है वहां की गवर्नमेंट की कि उस होने वाली रेनफॉल को वो स्टोर कर सके, ठीक है। ड्यू टू दी पुअर स्टोरेज स्ट्रक्चर की वजह से वाटर का स्टोरेज नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर देखो, मैंने एक चीज आपको बताया था, स्ट्रेस कंडीशन में भी कहा था कि स्ट्रेस कंडीशन किसी फैक्टर की एक्सेस और उसकी मिनिमाइजेशन यानी उसकी कमी की वजह से डेवलप हो सकती है। तो हमारा ड्रॉट भी जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो हम बोल सकते हैं ज्यादा बारिश हो रही है या बोल सकते हैं कि कम बारिश हुई है। तो इकोनॉमिक ड्रॉट का मतलब क्या है कि जहां पर स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वहां पर जो ड्रॉट कंडीशन डेवलप होगी या उसकी वजह से जो ड्रॉट कंडीशन डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ड्रॉट। एग्जांपल हम ले सकते हैं चेरापूंजी, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट को समझने से पहले आपने फिजियोलॉजी के अंदर दो टर्म के नाम सुने होंगे, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है बताइए। तो चलो कोई ना, देखो डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, किसी भी अणु का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फ्लो करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर हुआ? अब आती है बात ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस भी जो है एक स्पेशल टाइप का क्या है, डिफ्यूजन है। क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर भी आपने दो टर्म का नाम सुना होगा, विलियन के बारे में पढ़ा है क्या? सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, विलियन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट को हम विलेय बोलते हैं और सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं, ठीक है। वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है उसे विलेय कहा जाता है, ठीक है। समझ में आई चीजें? ये चीज क्लियर है? देखो दो सॉल्यूशन है, एक आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और एक आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक का मतलब हायर, यहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। सॉल्वेंट की दोनों के अंदर जो है वो इक्वल कंसंट्रेशन है, ठीक है। लेकिन हाइपोटोनिक यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और यहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी मान लीजिए बराबर मानते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई क्या? हाइपरटोनिक का मतलब है हाइपर यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज हायर, जबकि हाइपोटोनिक का मतलब होता है सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ये चीज क्लियर हुई? अब बात ये आती है कि यहां पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, वाटर को कहा जाता है। तो वाटर जो है वो कहां से कहां की ओर मूव होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपर की ओर या हाइपर से हाइपोटोनिक की ओर? कहां तक? जहां पर देखो सोल्यूट जहां पर कम होते हैं वहां से अधिक सोल्यूट की ओर क्या करता है, मूव करता है। तो इन दोनों में ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, दोनों में कहां से कहां की ओर मूव होगा, बी से ए की ओर। ये चीज क्लियर हुई क्या आप लोगों को? ये चीज क्लियर हुई? जहां पर सोल्यूट ज्यादा मात्रा में होते हैं वहां से वाटर कम सोल्यूट की ओर क्या करता है, मूव करता है। ये चीज क्लियर है? वापस चलते हैं, आपका है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। क्या है, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। मान लीजिए ऐसी जो सोइल से जहां पर आपने क्रॉप का कल्टीवेशन किया है वो कौन सी सोइल है, साल्ट सोइल है। अब आप जानते हैं कि साल्ट सोइल के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब वहां पर लवण क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। लेकिन मैं अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर जो साल्ट है वो क्या है, कम है, ठीक है। और यहां पर साल्ट सोइल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए यहां पर वाटर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन क्या वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से मतलब सोल्यूट की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इट इज द फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजी मतलब कि प्लांट की फिजियोलॉजी इस तरीके से हो चुकी है कि वो जहां पर पानी ज्यादा मात्रा में है लेकिन वहां पर सोल्यूट भी क्या है, ज्यादा मात्रा में है, लेकिन प्लांट के अंदर साल्ट कम मात्रा में है। तो वाटर का मुंह कहां से होना चाहिए, लो साल्ट से हाई साल्ट की तरफ होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है।
और इस प्रकार के ड्रॉट को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई? एक बार आप हेडिंग डालिए, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, एग्रीकल्चर ड्रॉट। क्या हुआ भाई, नींद आ गई? एग्रीकल्चर ड्रॉट, इसमें एक लाइन लिखना, एग्रीकल्चर ड्रॉट में लिखना, इट इज ड्यू टू दी, इट इज ड्यू टू दी, एग्रीकल्चर ड्रॉट में लिखना, इट इज ड्यू टू दी, it is due to the insufficient soil moisture, insufficient soil moisture, insufficient soil moisture to meet the demand of ET, insufficient soil moisture, एक बार मैं लिख ही देता हूं, it is due to the insufficient soil moisture cannot demand of ET of, ET का मतलब क्या होता है, इयोपो ट्रांसपी। प्लांट 100% वाटर को अपटेक करता है, तो कितना परसेंट वाटर का यूटिलाइजेशन प्लांट इयोपो ट्रांसपायरेशन में कर लेता है, 99%। ठीक है, महज 1% पार्ट जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करता है। एग्रीकल्चर ड्रॉट में लिखना, इट इज ड्यू टू दी इनसफिशिएंट सोइल मॉइस्चर कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ ईटी ऑफ क्रॉप। समझ में आया कहने का मतलब कि सोइल के अंदर मॉइस्चर इनसफिशिएंट है, जो क्रॉप की जो ईटी है उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से जो ड्रॉट डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर ड्रॉट। अगला लिखना आप हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में लिखना, ड्यू टू दी डिप्लीशन of surface water resultant drying of reservoir, यानी जलाशय। ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर रिजल्टेंट ड्राइंग ऑफ रिसर्वोयर, यानी जो भी जलाशय है वो सतही जल की कमी होने की वजह से क्या हो चुके हैं, सूख चुके हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। जलाशय, जलाशय दिखता नहीं, आंखों के द्वारा कम दिखना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना है क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, रतन, चलो लिखो इसको एक बार, लिख लिया ये? लिखो लिखो। फिर लिखना एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, ये लो है ना, लो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, लो ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू दी ड्राई और हॉट विंड। ठीक है, लक्ष्य चावला, विटामिन ए डिफिशियंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी गुड। विटामिन वर्ड किसने दिया था? फंक ने।
ऑनलाइन वालों को क्या मिलेगा 25 करने का? अरे अभी 25 क्वेश्चन तो राइट करो यार। चलिए, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट में लिखना लो ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू दी ड्राई और हॉट विंड। लिख लिया ये? उसके बाद लिखना इकोनॉमिक ड्रॉट। इकोनॉमिक ड्रॉट, इकोनॉमिक ड्रॉट में लिखना ड्यू टू दी पुअर वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक ड्रॉट में ड्यू टू दी पुअर वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। ये चीज समझ में आई? फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। क्या 2 घंटे की? लिख लिया क्या? अब तक इस क्लास के अंदर हमने ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट इज द प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल कहा जाता है, या फिर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डेफिशिएंट रेनफॉल कंपेयर टू नॉर्मल रेनफॉल ऑफ दैट रीजन। ठीक है, एक क्षेत्र में होने वाली बारिश के कंपैरिजन में अगर लंबे समय तक कम बारिश होती है तो उससे क्या डेवलप होता है? ड्रॉट होता है। ड्रॉट को जो हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और नेचर, और एक यूजर के बेसिस पे। ड्यूरेशन और नेचर में 4 प्रकार का PSCI, ठीक है, मतलब परमानेंट ड्रॉट, सीजनल ड्रॉट, कॉन्टिजेंट ड्रॉट और इनविजिबल ड्रॉट। यूजर के अंदर सबसे पहले आपको IMD का ध्यान रखना है। IMD के अंदर उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कब स्थापना हुई, वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, मीटियोरोलॉजी और मेटेरोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू मीटियोरोलॉजी है। ठीक है, उसके अंदर हमने कहा कि भाई 25% से कम बारिश होगी जो एवरेज हुआ करती है नॉर्मल, 25% से ज्यादा, 50 से कम है तो मॉडरेट, और 50 से ज्यादा है तो डिफिशियंसी क्या कहलाता है आपका? सीवियर। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर ड्रॉट के बारे में बात किया, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में बात किया, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है, इकोनॉमिक ड्रॉट क्या होता है, आपका फिजियोलॉजी ड्रॉट क्या होता है। यहां तक क्लियर है? 1-2 चीजें और है जो आपको समझना है। ड्रॉट क्राइटेरिया, ड्रॉट क्राइटेरिया। देखो, ड्रॉट क्राइटेरिया को समझने के लिए हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है आपका ड्रॉट ईयर, का नाम सुना है क्या आपने? एक है आपका ड्रॉट ईयर और एक होता है आपका ड्रॉट एरिया। ठीक, अगर एक को समझ लिया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं ड्रॉट ईयर को, यानी किस वर्ष को हम ये कहें कि ये साल जो है वो सूखा वर्ष है। किस साल को हम ये कहें, किसी पर्टिकुलर ईयर को ये कब डिक्लेयर किया जाता है कि ये ईयर जो है वो ड्रॉट ईयर है। ठीक है, इसका क्या बेसिस है या किस बेसिस पे ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर ईयर जो है वो डिजर्ट ईयर है? जिस तरीके से आपने एक नाम सुना होगा, छप्पनिया काल। ठीक है, छप्पनिया काल कब आया था? 1899 में। छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल का मतलब क्या है कि 1899 में, ठीक है, रेनफॉल कम हुई थी, इस वजह से पूरा इंडिया जो है वो किससे सीवियर हुआ था, मतलब किससे अफेक्ट हुआ था? ड्रॉट कंडीशन की वजह से। इस वजह से 1899 को क्या घोषित किया गया? छप्पनिया काल। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपका, इसको छप्पनिया काल क्यों बोलते हैं? ये तो 1899 में था। तो याद रखना कि हिंदू पंचांग की जब हम बात करते हैं
हिंदू कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो हमारा विक्रम संवत एक चलता है, ठीक है। और विक्रम संवत जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर के कंपैरिजन में कितने ईयर आगे है? 57 ईयर आगे है, ठीक है। तो 57 में जब आप 1899 को घटाओगे तो आपके जोड़ोगे तो आपके पास में आता है 1956, ठीक है। विक्रम संवत क्या था उस टाइम पे? 1956 था। इस वजह से इंडिया के अंदर 1899 में होने वाले अकाल को क्या कहा गया? छप्पनिया अकाल। क्यों कहा गया? क्योंकि भारत के अंदर हिंदू पंचांग चलता है, हिंदू कैलेंडर चलता है, जिसके अंदर हम विक्रम संवत से उसको डिनोट करते हैं। और विक्रम संवत जो है अंग्रेजी कैलेंडर से कितने ईयर आगे है? 57 ईयर आगे। जब आप 1899 में 57 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1956। क्लियर हुआ? 1899 में कौन सा विक्रम संवत था? 1956 था। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? छप्पनिया अकाल कहा जाता है। ये चीज क्लियर है? अब ये बात आती है कि ड्रोट ईयर का मतलब क्या है। ड्रोट ईयर का मतलब है कि मान लीजिए किसी भी कंट्री का जो एरिया है उस एरिया के 20% पार्ट पर, कितने परसेंट पार्ट पर? 20% पार्ट पर क्या अकेयर हो, लेस देन 20% पार्ट पर यदि ड्रोट अकेयर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल 20% या लेस देन 20%, नॉर्मल ड्रोट ईयर कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई? यदि किसी कंट्री का या किसी भूभाग का जो क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत पार्ट पर? 20% पार्ट या उससे कम पार्ट पर अगर ड्रोट अकेयर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ड्रोट ईयर कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई? सेकंड चीज की मैं बात करूं, मॉडरेट ड्रोट ईयर। मॉडरेट ड्रोट ईयर, मॉडरेट ड्रोट ईयर का मतलब क्या है? 20% से ज्यादा बट 40% से कम एरिया जो है किसके द्वारा अफेक्ट होना चाहिए? आपका ड्रोट के द्वारा अफेक्ट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट ड्रोट ईयर कहा जाएगा। एक होता है आपका सीवियर ड्रोट ईयर। यदि किसी कंट्री का मोर देन 40% पार्ट जो है वो किसके द्वारा अफेक्ट हो? आपके ड्रोट के द्वारा अफेक्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीवियर ड्रोट ईयर कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई क्या? जब भी हम ड्रोट ईयर की बात करेंगे तो पीछे क्या आएगा? एरिया आएगा। क्या आएगा? एरिया। अगर एरिया 20% या उससे कम है, कम पार्ट पर अगर ड्रोट आया है, सूखा पड़ा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ड्रोट ईयर। क्लियर है? यदि एरिया कितना है? 20% से 40% के बीच में है तो इसे हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट ड्रोट ईयर कहा जाएगा। यदि 40% से ज्यादा एरिया जो है किससे अफेक्ट हुआ है? ड्रोट के द्वारा अफेक्ट हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीवियर ड्रोट ईयर कहा जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या? समझ में आया? अब सेकंड है हमारा ड्रोट एरिया। ड्रोट एरिया है तो जाहिर सी बात है हम यहां पर क्या लिख देंगे? ईयर लिख देंगे, ठीक है। और ईयर जो है वो किसके द्वारा अफेक्ट होगा? ड्रोट के द्वारा। यदि 20% या 20% से कम ईयर में क्या पड़ता है? ड्रोट अकेयर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ड्रोट एरिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नॉर्मल ड्रोट एरिया। 20% ऑफ द ईयर मतलब एक साल में जो 365 दिन होते हैं उसका जब आप 20% निकालोगे, अगर उन दिनों में क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ड्रोट एरिया कहा जाएगा। जब एरिया पूछा जाए तो पीछे क्या होना चाहिए? ईयर होना चाहिए। जब ईयर पूछा जाए तो क्या होना चाहिए? एरिया। ये चीज क्लियर है क्या? उसके बाद मॉडरेट ड्रोट एरिया की अगर हम बात करें तो 20% से 40% ऑफ ईयर। और यदि हम सीवियर ड्रॉट एरिया की बात करें तो मोर देन 40% ऑफ द ईयर। किसके द्वारा अफेक्ट होगा? ड्रॉट के द्वारा। देखो ड्रॉट क्राइटेरिया को एक बार और समझ लो, उसके बाद में लिखना। ड्रॉट क्राइटेरिया को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका ड्रॉट ईयर और सेकंड होता है आपका ड्रॉट एरिया। क्लियर है? जब हम ड्रॉट ईयर की बात करेंगे, सूखे वर्ष की बात करेंगे, तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे? पीछे एरिया की। कि किसी भी कंट्री का या किसी भी देश का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के 20% या उससे कम क्षेत्रफल पर क्या आता है? आपका ड्रॉट आता है। तो उस ईयर को क्या कहा जाता है? नॉर्मल ड्रॉट ईयर कहा जाता है। क्लियर है? यदि किसी कंट्री का जितना एरिया है उस एरिया के 20 से 40% क्षेत्रफल पर क्या अकेयर होता है? आपका ड्रॉट आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट ड्रॉट ईयर कहा जाता है। यदि किसी क्षेत्रफल पर, यदि किसी कंट्री के क्षेत्रफल पर मोर देन 40% पार्ट पर क्या आता है? आपका ड्रॉट आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीवियर ड्रॉट ईयर कहा जाता है। क्लियर है? यदि आपसे पूछा जाए एरिया की बात तो यहां पर पीछे क्या आएगा? ईयर आएगा। ठीक है? कि किसी कंट्री में एक साल के 20% पार्ट पर अगर ड्रॉट हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ड्रॉट एरिया। 20 से 40% ऑफ द ईयर है तो मॉडरेट ड्रॉट एरिया, 40% से ज्यादा ईयर पे है तो सीवियर ड्रॉट एरिया। क्या ये चीज क्लियर है क्या? समझ में आई? चलिए एक बार क्वेश्चन का ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या गया है?
ड्रॉट ईयर पूछा गया है या ड्रॉट एरिया पूछा गया है। जब ड्रॉट ईयर पूछा जाएगा तो पीछे क्या आएगा, एरिया। ये चीज आपको याद रखना है। एक बार इसको लिखिए। देखो ड्रॉट प्रोन एरिया और क्रोनिक ड्रॉट एरिया नहीं होता है क्या। देखो ड्रॉट प्रोन एरिया जो है अगर 20% अगर होता है तो उसे हम ड्रॉट प्रोन बोलते हैं। अभी हम इसको भी लिखाएंगे। क्रोनिक ड्रॉट एरिया जो है वो 40% से मोर देन अफेक्ट होता है पार्ट, तो उसे हम क्रोनिक ड्रॉट ईयर भी बोला जाता है। अभी उस दोनों के बारे में मेंशन करेंगे। एक बार इस चार्ट को लिखिए आप। आज का क्वेश्चन नहीं बताया क्या? चलो एक बार सोचते हैं। एक बार ये चार्ट लिखिए आप। चलो आप सभी लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, क्या रीजन है कि एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते और 26 क्यों नहीं होते हैं? इसका आंसर पूछ लेना, ठीक है? अगर इस चार्ट में कुछ चीज समझ में आए तो पूछ लेना भाई एक बार। ड्रॉट ईयर और ड्रॉट एरिया में समझ में आ रहा है? पीछे ड्रॉट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको माइंड सेट याद रखना है। अगर इसको अपन पूरी डेफिनेशन में लिखें, इसमें एरिया और, जोर से बोलो, जोन। जोन और एरिया दोनों इक्वल है, ठीक है? पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री में अगर कुछ स्पेसिफिक चीज पाई जाती है उसको जोन बोल दिया जाता है, ठीक है? जैसे हम बात करेंगे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की, यानी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवार के लिए ही है, तो इस वजह से उसे क्या कहा जाता है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन कहा जाता है। धीरे धीरे चलते हैं, मतलब एक बार मैं पूरा चैप्टर अगर पढ़ा दूं उसके बाद में अगर आपको लगे कि यार ये चीज अपनी छूटी है तो फिर आप उस चीज को आप मेरे से पूछ सकते हो, और भी आप ऐसे पूछ सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है ना? मतलब फिर भी एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे ना। आपने कभी सोचा है कि गांव में जब ड्रोट आ जाता है, जब सूखे की स्थिति होती है, तो ये पटवारी और सुपरवाइजर किस बेसिस पे हमारी क्रॉप्स का जो है डाटा लेते हैं और किसान जो है किस तरीके से क्लेम करता है, उसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा? एक सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं एनेवेरी सिस्टम, ठीक है? अभी हम बात करेंगे। हाँ, अनिवार्य नहीं है, एनीवेरी है। चलो लिख लिया क्या ये? देखो एनेवेरी सिस्टम ऑफ, एनीवेरी सिस्टम ऑफ ड्रोट की जब हम बात करते हैं, एक बार अरे विक्रम भाई क्यों मजे लेता है? चलिए, एनीवेरी सिस्टम ऑफ ड्रोट की हम बात करते हैं, एक बार सुनिए। मान लीजिए तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अमन, ठीक है? अमन नाम का एक किसान है, ठीक है? वो अपने 1 हेक्टेयर फील्ड में किसी क्रॉप को लगाता है, ठीक है? यदि मान लीजिए कि उस साल जो है जैसे 2022-23 में इन्होंने कोई क्रॉप ग्रो किया है खरीफ सीजन में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो है रेनफॉल में कमी हुई है, जितनी पुराने समय हुआ था 2021-22 में जो रेनफॉल हुई थी, इस बार थोड़ी बारिश क्या हुई है, कम हुई है। तो अमन बोलते हैं पटवारी साहब को कि मेरी क्रॉप जो है वो ड्रोट के द्वारा अफेक्ट हुई है, हमारे यहाँ बारिश कम हुई है। तो जो पटवारी या जो सुपरवाइजर है वो आपके फील्ड में आएंगे और एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसके बेसिस पर वो ये डिसाइड करेंगे कि वाकई में ड्रोट के द्वारा आपकी क्रॉप प्रभावित हुई है या नहीं हुई है। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? एनेवेरी सिस्टम ऑफ ड्रोट कहा जाता है। ये ड्रोट को असेसिंग करने के तरीके हैं, उसको असेसमेंट करने के एक मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनेवेरी सिस्टम। यहां तक समझ में आया?
इसको हम समझते हैं। यदि मान लीजिए जो प्रोडक्शन है, जो आपका एवरेज प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर रीजन में हुआ करता है, उसका 75% आपको मिला है, ठीक है। किसी वर्ष जो है बारिश कम हुई है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन हुआ करता था उसमें 75% से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए और साल 100 क्विंटल आपको हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है 76 क्विंटल हुआ है, तो जाहिर सी बात है 75% से ज्यादा है या नहीं है। यानी इस कंडीशन को हम बोल देते हैं नो ड्रॉ। क्या कहा जाएगा? नो ड्रॉ। इसको थोड़ा सीक्वेंसिंग चेंज करते हैं। तो इसे कहा जाएगा, यदि प्रोडक्शन जो है फार्मर को मिला है 50% से ज्यादा बट लेस देन 75%, इसे कहा जाता है आपका नॉर्मल ड्रॉप। प्रोडक्शन जो है 25% से ज्यादा लेकिन 50% से कम एवरेज प्रोडक्शन हुआ है, तो इसे कहा जाता है मॉडरेट ड्रॉप, ठीक है। और मान लीजिए 25% से यदि कम प्रोडक्शन फार्मर को मिलता है, जो एवरेज हुआ करता है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रेटस, ठीक है। एक बार आप ये चारों पॉइंट लिखिए। समझ में आया क्या? कि मान लीजिए किसी फार्मर के वहां जो प्रोडक्शन हुआ करता था, उस प्रोडक्शन का बारिश कम होने के बाद भी प्रोडक्शन लेवल कितना ज्यादा आया है? 75% से ज्यादा आया है, ठीक है। जैसे 100 क्विंटल होता था तो 76 क्विंटल, 78 क्विंटल या 80 क्विंटल आया है, मतलब 75% से क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि नो ड्रॉट, वहां पर कोई भी ड्रॉट अकेयर नहीं हुआ है। ये किसके अकॉर्डिंग है? एनीवेरी सिस्टम के अकॉर्डिंग है। 50% टू लेस देन 75% एवरेज प्रोडक्शन हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ड्रॉट कहा जाएगा। 25% से लेस देन 50% ऑफ एवरेज प्रोडक्शन मिला है तो मॉडरेट ड्रॉट कहा जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें कितने परसेंट, मतलब कितना मिला है? लेस देन 25% मिला है ऑफ एवरेज प्रोडक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेटस ड्रॉट कहा जाता है। मतलब जैसे 100 क्विंटल हुआ करता था, लेकिन फार्मर को जो है 25 क्विंटल से ही कम उपज हुई है, तो उस ड्रॉट को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेटस ड्रॉट कहा जाता है। एक बार ये लिखिए आप। आपने एरिडिटी इंडेक्स का नाम सुना है क्या? एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है? एरिडिटी इंडेक्स कौन बताएगा? हाँ, चलिए। देखो, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो ड्रॉट के लिए एक स्पेशल टर्म यूज करती है, स्केर्सिटी ड्रॉट। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? पहले उसको बताएं या फिर पहले ये वाला काम करें? लिख लिया क्या ये? लिखो लिखो। ये भाई ने बता दिया। वेरी गुड ब्रदर। चलिए, देखो, दो प्रकार की जो है रेखाएं जो है हमारे इस भूगोल पर पाई जाती है, ठीक है। 0 डिग्री पर जो होती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और इस इक्वेटर के पैरेलल खींची गई जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? लेटीट्यूड। क्या कहा जाता है? लेटीट्यूड कहा जाता है। लेटीट्यूड को हिंदी में कहा जाता है अक्षांश, ठीक है। वह काल्पनिक रेखाएं
जो कि दो स्थानों के बीच की दूरी को बताने का काम करती है। इमेजिनरी लाइन दोस इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ज्योग्राफिकल रीजन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं या फिर लेटीट्यूड कहा जाता है। क्लियर है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो दो स्थानों के बीच में क्या बताती है, डिस्टेंस को बताती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश या लेटीट्यूड कहा जाता है। इसी तरीके से इस भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो दो स्थानों के बीच में टाइम गैप को बताने का काम करती है। किसको बताती है, टाइम गैप। इन रेखाओं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड, या हिंदी में बोले तो इन्हें कहा जाता है देशांतर। इमेजिनरी लाइन दैट इंडिकेट द टाइम गैप बिटवीन द टू फिजियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, जो दो फिजियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं, दो भौतिक क्षेत्र होते हैं, उनके बीच में कितना टाइम गैप है उसको इंडिकेट करती है कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं, या जिन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्लियर हुआ क्या। इस भूमध्य रेखा के बीच में एक होती है, ठीक है, और इसके इधर जो है वो 180 डिग्री का कोण बनता है और इधर जो है वो 180 डिग्री होता है। 180 और 180 कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर हुआ क्या। याद रखना कि एक लाइन को दूसरी लाइन को पार करने में, यानी एक डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में जो है कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर हुआ। तो 360 लाइनों को पार करने में लगभग जो है 1440 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा, 1440 मिनट। क्लियर हुआ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। जब आप 1440 में किसका डिवाइडेशन करोगे, 60 का डिवाइडेशन करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। इस वजह से एक दिन में कितने दिन घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और कभी जब हम डिटेल्स में बात करेंगे, जब हम मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो पूरा ज्योग्राफी को हिला कर रख देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।